हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर फ्रॉम जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की सीरीज देख रहे हैं जिसमें पहले तीन पार्ट्स हम देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन, देन एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंसेस, देन अ शॉर्ट सिलेबस रिव्यू, देन मोटिवेशन इन रिसर्च। आज का हमारा ये वीडियो फोर्थ वीडियो है जिसमें हम देखने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो सबसे ज़रूरी होता है रिसर्च के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। रिसर्च क्या है ये हम देख चुके हैं। टू फाइंड आउट द हिडन ट्रूथ, जिसको कि ऑफ कोर्स रिसर्च है। टू फाइंड आउट मतलब है नेचर में, उसको फिर से खोज के निकालना है। हो सकता है उसके कुछ पोर्शंस पहले खोजे गए हों, कहीं पे कुछ गैप्स हों, तो उनको फिल करके नए मेथड्स, नए टेक्नोलॉजी, नए टेक्निक्स एंड न्यू प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश करना इज द रिसर्च दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। जिसके डेफिनेशंस हर वीडियो के शुरू करने के पहले एक बार हम देख लें कि रिसर्च कोई हैपहज़ार्ड प्रोसेस नहीं है, एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है। सो रिसर्च, अगर हम एक डेफिनिट हर बार हम एक नया डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको जो पसंद हो, जैसे पसंद हो, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिसर्च सीक्स टू जनरेट एन आंसर टू द प्रॉब्लम्स एज वेल एज सजेस्टिंग एडिशनल क्वेश्चंस इन नीड ऑफ फर्दर इंक्वायरी। मतलब पास्ट जब आपने एक प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, एक स्टेटमेंट फॉलो आउट किया कि आपको इस स्टेटमेंट, इस इश्यू पे काम करना है, तो पहले आप उसका पास्ट जानेंगे, फिर उस पे काम करेंगे। उसमें जो पास्ट में कुछ गैप्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, उनको पाया गया है, उनको फिल करने की कोशिश करेंगे। और फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में उसमें और क्या क्या जरूरतें होंगी, वो डिस्कस करेंगे इन सिस्टमेटिक plan step by step. So that is the basic. Research aims at greater knowledge and mastery of nature. And it also refers to those activities that produce new data and theories, representing an increase in our understanding and knowledge of nature generally, rather than particularly. National Science Board के according this definition is. और by motive, जो हम पिछले बार देख चुके हैं, मोटिवेशन इन रिसर्च। और एक चीज और मैं बता दूं, मैंने बीच में एक स्लाइड दिखाया है मोटिवेशन इन रिसर्च, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स छूट गए थे। जनरल डिस्कशन हम कर चुके हैं, दैट इज फाइनाइट मोटिवेशन, infinite or extrinsic and intrinsic motivation, and personal and interpersonal motivation by definitions। discussions हम कर चुके हैं, बट आपके यूजीसी के रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, नेट के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, एमएससी के एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट्स जरूरी हैं। इसलिए फिर से मैंने एक स्लाइड यहाँ पे आपको दे दी है जिसमें ये इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, जो इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, पर्सनल एंड इंटरपर्सनल मोटिवेशंस रिसर्च के हो सकते हैं। पर्टिकुलरली हो सकता है एक पर्सन मोटिवेट हुआ हो, या इंटरपर्सनल एक से ज्यादा पर्सन मोटिवेट हुए हों। सो दीज आर द डेफिनेशंस गिवन हियर। आज का हमारा टॉपिक है, हम टर्मिनोलॉजीज पे आ जाएं ताकि वीडियो को शॉर्ट और कंसाइज रख सकें। जनरल डिस्कशंस हम कर चुके हैं। सो नाउ लेट अस कम ऑन द बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन रिसर्च मेथोडोलॉजीज, जिसमें एक लंबा लिस्ट है। हर एक जो बेसिक टर्म्स हैं, इसमें से बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग से डिस्कस किए जाने लायक जरूरी हैं। रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, रिसर्च लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च डाटा एंड रिसर्च डाटा एनालिसिस, research population or universe in research, then research sampling, research parameters and statistics, parametric and non-parametric tests, level of confidence and level of significance, precision limits, then research concept, conceptual framework, research construct, variables, propositions, sources or assumptions, hypothesis, operational definition, methods, limitations and delimitations, manipulations, validity, accuracy and reliability, pilot study, research bias, ethics and conclusion. So these are very important terms जिसमें एक एक term का अपना बहुत specific place है, position है in the research process। जो पूरा रिसर्च, अगले वीडियो में हम रिसर्च प्रोसेस देखेंगे। हालांकि हम रिसर्च प्रोसेस इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में देख चुके हैं जो 8 पॉइंट्स हैं, बट उनको थोड़ा डिटेल में एक एक पॉइंट
टर्मिनोलॉजीज समझना बहुत जरूरी है। ये हो सकता है कि टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं लगे, क्योंकि आगे तो ये टर्म्स आते ही रहेंगे, तब समझ लेंगे। बट आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज रिसर्च के पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, ये बहुत जरूरी है कि रिसर्च के टर्मिनोलॉजीज को आप समझें। और ये आपके आंसर के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए हैं। हम जनरलाइज डिस्कशन करके बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप टर्मिनोलॉजीज को समझिए। सो टू स्टार्ट विथ रिजल्ट रिसर्च, सॉरी, रिसर्च इज अ साइंटिफिक, सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप, कंट्रोल्ड, हैphazard नहीं है, ऑर्डरली, प्लानिंग वाइज and objective investigation to develop, refine and expand the body of knowledge. ये हम देख चुके हैं। रिसर्च दो पॉइंट्स में हम लिमिट कर सकते हैं। पहला सिस्टमेटिक लर्निंग एंड दूसरा है गैदरेज ऑफ नॉलेज और द गैदरिंग ऑफ नॉलेज। Now the terminologies start with the abstract, a short summary to be of completed research. Actually abstract जनरली पब्लिकेशंस में किसी भी आर्टिकल जब आता है तो सबसे पहले एकदम शॉर्ट समरी आती है, जिसको आप कंपेयर कर सकती हैं विद द समराइज्ड थियरी और थियरी ऑफ योर रिसर्च और द प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च। एब्स्ट्रैक्ट को कह सकते हैं। लैंग्वेज आप यहाँ से ले सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट को एक्चुअली आता सबसे पहले है रिसर्च में या किसी आर्टिकल राइटिंग में, डिसर्टेशन, प्रेजेंटेशन में, कहीं पर भी। बट इसे लिखा जाता है एक्चुअली सबसे पहले जब आप प्लानिंग करेंगे तो उसका जिस्ट चुनेंगे जो बहुत ही प्रिसाइज होता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। इट इज अ शॉर्ट समरी ऑफ कंप्लीटेड रिसर्च इंटेंटेड टू डिस्क्राइब योर वर्क विदाउट गोइंग इनटू ग्रेट डिटेल। एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ करके रीडर को समझ में आए कि ये जो पूरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, या जो टॉपिक है, या जो टाइटल ऑफ रिसर्च है, उसमें क्या काम किया जाने जा रहा है और क्या फाइंड आउट करने का पर्पस है रिसर्चर का। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। इट शुड बी सेल्फ कंटेन्ड एंड कंसाइज, एक्सप्लेनिंग योर वर्क एज ब्रीफली एंड क्लियरली as possible, and it is a clear, concise summary that communicates essential information about the study. So this is the abstract. Then research, literature review. This is ये literature review एक बहुत important fact है, और literature review पे मैं एक पूरा वीडियो पहले भी दे चुकी हूँ, जिसे आप देख सकते हैं मेरे रिसर्च एंड रिसर्चर प्लेलिस्ट में, जो यूजुअली लड़कियों ने पूछा था सिनॉप्सिस प्रिपरेशन के समय। फिर से हम एक बार देख लेंगे रिसर्च के प्रोसेस को पढ़ते समय। इट इज अ क्रिटिकल समरी ऑफ एग्जिस्टेड और जो पहले से प्रीवियस रिसर्च स्टडीज, टू फाइंड आउट वीकनेसेस ऑफ प्रीवियस स्टडीज, टू जस्टिफाई न्यू इन्वेस्टिगेशंस। लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर मतलब साहित्य। जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो आपका टाइटल है, जो आपका प्रॉब्लम है, उस पे जब आप काम करने जा रहे हैं तो जरूरी है कि सबसे पहले, क्योंकि आप नेचुरल फिनोमिनन को ही रिसर्च करने जा रहे हैं, फाइंड आउट, रीफाइंड करने जा रहे हैं, तो पास्ट में उससे ज्यादा उस टॉपिक, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल हैं उनको जानना, उनके बीच में शॉर्ट कमिंग्स जानना, और गैप फिलिंग इज द बेसिक एम ऑफ लिटरेचर रिव्यू। आप पास्ट जानिए। लिटरेचर रिव्यू एक फुल वीडियो की जरूरत है, जिसमें बहुत सारे इसके डिफरेंट चैप्टर्स हो जाएंगे या यूनिट्स हो जाएंगे, दैट वी विल सी सेपरेटली। अभी ये समझना काफी है कि लिटरेचर रिव्यू वो स्टडी है जिसके थ्रू आप पिछले जो स्टडीज हुए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उनको जाने, कंसाइज करें, ध्यान से पढ़ें, और उस स्टेटमेंट से और पिछले जो नॉलेज है उसके बीच में कोई गैप है, क्योंकि आप जानी हुई चीज को, उसमें जो हिडन बातें रह गई हैं, जो और ट्रुथ हिडन है, उसको फाइंड आउट करना इज द रिसर्च। तो उस हिडन पार्ट को जानना, गैप्स को जानना, और टू फिल द गैप्स, हम एक लाइन एकदम शॉर्ट में कह सकते हैं कि पुराने नॉलेज के बीच के जो गैप्स हैं उनको फिल करना लिटरेचर रिव्यू का मेन पर्पस है। shortcomings or filling the gap or shortcomings of previous studies in upcoming research proposal। जो नया इन्वेस्टिगेशन आप करने जा रहे हैं या अपकमिंग आपका रिसर्च प्रपोजल है, उनमें कैसे आप गैप्स को फिल करेंगे, वीकनेसेस या शॉर्टकमिंग्स को फिल करेंगे। इट enhances the credibility of your research project. Then comes the research data. Third term is research data, the very important term।
जो कि जिस पे पूरा बेस्ड है आपका रिसर्च। तो रिसर्च के बारे में हम जो भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट ओनली फॉर द थियोरिटिकल एग्जाम्स, स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स आपके एमएससी के एग्जामिनेशंस के लिए, यूजीसी या नेट के क्वालिफाइंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आगे जब आप एमएससी में भी आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है, और आगे अगर आपको पीएचडी की डिग्री लेनी है, एडवांस रिसर्च में आप इंटरेस्टेड हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको जानना समझना भी जरूरी है। जानना तो जरूरी है ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके लिए पॉइंट्स मैंने आपको नोट के रूप में दे दिए हैं, समझना भी जरूरी है। नाउ रिसर्च डाटा consists of data collected during the studies। ये statistical facts जो आप कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग योर रिसर्च वर्क, पूरे पीरियड के दौरान जो आपका एक फिक्स टाइम होगा कि इतने से इतने समय तक आपका रिसर्च ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आपने जितने स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, फैक्ट एंड फैक्चुअल्स, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च डाटा। दैट इंक्लूड्स फैक्ट्स, figures, statistics, characteristics to explore relation between variables। Variable is another very important term। जो आप मेजर करने जा रहे हैं उसमें बहुत सारी वेरिएबिलिटीज आएंगी उन मेजर्स में, और दैट दोज आर वेरिएबल्स, और उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए, इंटर रिलेटेड कनेक्शन आपकी स्टडीज में स्टैब्लिश करने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स आप कलेक्ट करने जा रहे हैं, दैट इज research data। It contains textual data, calculations, audio, images, etc. You often save such data on computer to analyze and understand it later। आप कंप्यूटर पे उसको कंप्यूटराइज कर सकते हैं, क्योंकि अब आईटी से भी बहुत सारे लोग हो चुके हैं, बट ज्यादा मैथमेटिकल ये होगा कि पहले आप पेन एंड पेपर पे कलेक्ट करें एंड देन सिस्टमटाइज इट through the information technology। Analysis leads to understanding the data and then presenting it to others। This can be present, analyzed data in publications, chart, infographics, demography, सब में आपको अपना डाटा प्रेजेंट करना होगा। जितने भी इंटरवल सेमिनार्स आएंगे, जब भी आपको सेमिनार्स प्रेजेंट करने होंगे, जब भी आपको समझाना होगा, सिनॉप्सिस प्रेजेंट करना होगा, तो आप क्या डाटा कलेक्ट करेंगे उसके बारे में बताना जरूरी है। फैक्ट्स, फिगर्स, क्या क्या आप कलेक्ट करेंगे, और जब आप फाइनल प्रेजेंटेशंस करेंगे तो पूरा रिसर्च डाटा आपका सिर्फ आपके थीसिस में नहीं होगा, आपको उसको अच्छी तरह से समझ के समझाना होगा। The data is the unit of information or statistics, facts, figures, general material, evidence, knowledge collected during investigation। And then the another term comes related to this data is data analysis। आपको डाटा को कलेक्ट करना है और उसके बाद established मेथड से, नोन मेथड से, मेजरमेंट के तरीकों से उसको एनालाइज करना है, दैट इज डाटा एनालिसिस। क्योंकि आपका जितना ऑब्जर्वेशन, जो रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर रिव्यू का भी पार्ट होगा, ये हम आगे देखेंगे। ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन के पहले आपका डाटा literally statistically analyzed होना चाहिए। Data analysis is one of the research terminologies used to sort, organize and scrutinize the research data। जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसकी सॉर्टिंग, उसकी ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका स्क्रूटिनाइजेशन is the data analysis। It answers the research questions and draw conclusions। ये जो रेड आ गया है, इसका सिग्निफिकेंस ये है, जो मार्किंग्स आ रहे हैं ऑटोमेटिक, ये एक्चुअली आजकल कहीं पर भी आइज जो टर्मिनोलॉजी आता है, जो सफिक्स आता है, दैट इज मेंशन्ड एज जेडी नॉट एसई। लाइक हियर ऑर्गेनाइज एनआईजेडी होना चाहिए, स्क्रूटिनाइज एनआईजेडी होना चाहिए। So that you can recognizing में यहाँ पे that you can correct by yourself। It answers the research questions। Data analysis helps in inspecting and analyzing overall research data to answer the research questions। research के दौरान आपके जितने क्वेश्चंस आते हैं, जब आप, अभी हम देखेंगे पायलट रिसर्च, पायलटिंग कैसे होती है, तो पहले आप सबसे, जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम पे काम करते हैं तो पहले अपने दिमाग में एक क्वेश्चनर बनाते हैं। दिमाग में बनाइए, आप पेन पेपर पे बनाइए, क्योंकि क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे आपके इन्वेस्टिगेशन से। आपको क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। The methods of organizing, sorting and scrutinizing data
in such a way that research questions can be answered or meaningful inferences can be drawn is data analysis. It is a big chapter. Data analysis पे भी एक full video की जरूरत होगी. Science हम पढ़ रहे हैं तो science के way में scientific, there are a number of scientific techniques जिनसे हम science data की analysis करते हैं और definite way में और answers find out करते हैं. Then comes another very important term, that is the research population or universe of research. It is also called as universe of research. That is universe तो ब्रह्मांड हो गया, उसी तरह से universe of research is the broader aspect of the field in which you are going to work. So this is the population or universe can be defined as the entire set of individual fact, और जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसका कंप्लीट, मान लीजिए आप स्टूडेंट्स की मान लीजिए कि हम साइंटिफिक टर्म में किसी पोल्यूशन पे काम करने जा रहे हैं, तो पोल्यूशन आप जिस एरिया में काम करने जा रहे हैं वो एक डेफिनेट एरिया होगा, पर उस एरिया में मान लीजिए मैं जमशेदपुर से हूँ तो जमशेदपुर के एरिया में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे मैं काम करूंगी, तो जितने इंडस्ट्रीज हैं उस एरिया में या इंडिया के पोल्यूशन में, इंडिया में के लेवल पे जो पोल्यूशन का काम है, तो ये एक बहुत बड़ा लेवल हो गया. दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन. दैट इज द एंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल और फैक्ट्स. जितनी इंडिविजुअल्स हैं, दैट मे बी फाइनाइट, दैट मे बी इनफाइनाइट. ये पॉपुलेशन भी फाइनाइट भी हो सकता है. मान लीजिए मैं जमशेदपुर में काम करनी हूँ तो जमशेदपुर की सारी इंडस्ट्रीज को रिलेट करके काम कर सकती हूँ, तो वो हो गया एक फाइनाइट पॉपुलेशन. बट मैं पूरे इंडिया के लेवल पे अगर वर्क करना चाहूँ तो दैट विल बी इनफाइनाइट, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर इंडस्ट्री में जा सकें इंडिया के. तो कुछ आपको अजम्पशंस बनाने होंगे, फिर उनके बेसिस पे हाइपोथेसिस बनेंगे और उस तरह से सैंपल्स आपको चुनने होंगे. तो दिस इज द लिमिटेशंस एंड डिलिमिटेशंस जो हम आगे देखेंगे, ये रिसर्च के आते हैं. So the entire set of individuals, population may be of various types like target pollution, population, target population, accessible population, infinite population, or definite or finite populations. So ये population again is a term जिस पर कि एकदम separately video बनना चाहिए. Then research sample and sampling. जब जब population is a very wide spectrum, बहुत बड़ा टर्म है जिसको कैलकुलेट करना पूरे आपके रिसर्च स्टेटमेंट के दौरान, रिसर्च प्रोसेस के दौरान संभव नहीं है. तो उसमें से जैसे आप बहुत बार आप देखते होंगे सर्वे किया गया कि इतना परसेंट कल्चर्ड लिटरेट पीपल हैं, इतना परसेंट इलिटरेट पीपल हैं, या रिसर्च के प्रोसेस में इतनी नदियों में इतना परसेंट पोल्यूशन पाया गया, इतना परसेंट क्लियर कंडीशंस पाए गए. तो ये कैसे होता है? इसके लिए कुछ लिमिटेड सैंपल्स चुने जाते हैं जिनके बेसिस पे एवरेज निकाला जाता है और अपने रिजल्ट्स के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिजल्ट के रूप में करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज सैंपल एंड सैम्पलिंग. सैम्पलिंग इज द वे जो सैंपल को चुना गया उनकी सैम्पलिंग किस बेसिस पे की गई है, किस तरह से सैंपल का कलेक्शन किया गया और कैसे सर्वे किया गया, दैट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग. एंड कितने एरिया को, मान लीजिए कि हम 10,000 स्टूडेंट्स पे काम करने जा रहे हैं, अब एक पर्टिकुलर एरिया में जितने कॉलेजेस हैं उनमें, तो हजारों कॉलेजेस अगर हैं तो उनमें से हम 10, 12, 15 कॉलेज चुनते हैं. उन कॉलेजेस के में स्टूडेंट्स के पॉपुलेशन को काउंट करते हैं. फिर हर कॉलेज से एक सैंपल लेते हैं, मान लीजिए 300 स्टूडेंट्स का, और इस तरह से मान लीजिए 10,000 स्टूडेंट्स हैं और 10 कॉलेज में 1,000 हैं. उनमें अगर हम 300 स्टूडेंट पर कॉलेज सैंपल ले लें तो 900 स्टूडेंट पर हम काम करके 10,000 स्टूडेंट के फैक्ट एंड फैक्चुअल्स का एक एस्टिमेशन के बेसिस पे अपना रिसर्च का इन्वेस्टिगेशन को प्रपोज कर सकते हैं. सो दैट इज द सैम्पलिंग. It may be said as sample is a part or subset of population. Population का एक छोटा हिस्सा participating in the study and sampling in technique or process for collecting sample. Sample may be small, अगर small sampling is less than 30, or large sample may be 30 or more. Then for small sampling, generally speaking, T tests are done, whereas for large sampling, Z tests are done.
Then sample may be of various types like the representative sampling or whose characteristics are highly similar to that of population from which it is drawn. तो सैम्पलिंग सैम्पल्स भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया। हर एक टर्म को अलग अलग प्रॉपरली रिसर्च समझने के लिए देखना होगा। देन कम्स द रिसर्च सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। दैट ये हम देख चुके हैं एग्जाम्पल देकर के कि पूरा पॉपुलेशन से हम लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स फ्रॉम ईच यूनिट, और उसके बेसिस पर टारगेट पॉपुलेशन का एक कॉमन प्रिसाइज्ड एवरेज कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द सैम्पलिंग। दैट सैम्पलिंग अगेन इज ऑफ वेरियस टाइप्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग is the selection of subjects or sampling units from a population using random procedures like simple random sampling, stratified random sampling, or non-probability sampling, that is the subject or sampling units from a population using non-random procedures like convenient sampling, purposive sampling. So as I have told you, sampling again अपने आप में एक पूरा वीडियो, पूरा एक चैप्टर है जिसे अलग से हम देखेंगे। Research parameter and statistics. Parameter is a wider aspect जो population के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं, and statistics are the technique of calculations to a limited or precise studies. The parameter is not calculated as it is related to population which may be used, and statistics are related to sample and is calculated during research by different ways. Then are the parametric and non-parametric tests. ये parametric tests are done when population may be imagined or estimated. जब population को आप imagination में रख सकते हैं, that is एक पर्टिकुलर एरिया के स्टूडेंट्स, वो 10,000, 15,000, 20,000 हो सकते हैं, पर पूरी कंट्री के स्टूडेंट्स का एस्टिमेशन इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। तो जो पैरामीटर है वो है दैट इज द रिलेटेड टू पॉपुलेशन, whereas the statistics are related to sample calculated during research. Then parametric and non-parametric tests इसी basis पे हैं। Parametric tests are done when population may be imagined. जब हम एक imagination में ला सकते हैं कि कितने students हैं, तो वो हो गया parametric test. But non-parametric tests are assumed without an estimation. एकदम इसकी सैम्पलिंग करके दिस इज एन असम्पशन की तरह इसको हम ले सकते हैं, जिस पर फर्दर वर्क करके ही इसको हाइपोथेसिस या फिर थ्योरी के रूप में लिया जा सकता है। Then the level of confidence and level of significance. In terms of percentage, level of confidence can be known as how much confident in terms of percentage. That is, आप कितने confident हैं अपने रिसर्च को लेकर के, अपने एनालिसिस को लेकर के, अपने फैक्ट स्टैटिस्टिक्स को लेकर के, इन परसेंटेज ऑफ, मान लीजिए आप 60% हैं, 40% हैं, दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस is where percentage is not confirmed. मान लीजिए आप 60% confirm है अपने experiments को लेकर के, अपने डाटाज को लेकर के, तो वो 60% हो गया आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और जो 40% जिसके लिए आप बहुत श्योर नहीं हैं, बहुत डाउटफुल हैं, दैट कम्स अंडर द हेडिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देन प्रिसीजन लिमिट, दिस इज द लिमिट बिटवीन रिसर्च रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी से 40 to 60%। जैसे ये आप जो ऊपर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बीच की जो लिमिट है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीजन लिमिट। Then research concept and conceptual framework. So research concept or is the systematic or step-by-step study, basically conceptualized through literature review. लिटरेचर रिव्यू के समय ही कंसेप्ट्स डेवलप किए जाते हैं कि आपको किन किन फैक्ट्स को फाइंड आउट करना है। दोज मे बी considered as the concepts to obtain ideas from different ideas from the example pedagogy आप ले सकते हैं, या different types of theoretical explanations जो branches हैं, उनसे आपको concepts को derive करना है theoretically to operationalize specifically। theoretical explanations जो already available हैं, उनमें से आपको concepts draw करने हैं जिनको आप experimentally परफॉर्म करके स्पेसिफिकली प्रेजेंट करेंगे। The concepts are based on some or any theory explained theoretically, and it is a descriptive study.
conceptualization is a descriptive study and that may be called as the conceptual framework. Concepts के बीच में एक interrelationship बनाना, फ्रेम आप समझते हैं एक लिमिटेशन या बाउंड्री बनाना, उन उस बाउंड्री के बीच में आप तीन मेनली हम तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ले सकते हैं फॉर द टू फॉर्म द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसके अंदर आपको काम करना है। इनपुट, आपने क्या क्या सोचा उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, दैट इज द रिसर्च प्रोसेस, एंड देन द आउटपुट। ये तीनों का इंटर रिलेशनशिप या इनका framework is called as the conceptual framework. Again, it explains, it requires a detailed explanation that we can see separately. अगर आप chat box में लिखते हैं तो हम इस पर discuss कर सकते हैं. This is the conceptual framework. Every concept can be variable, but every variable cannot be a concept. This is a very important line to be remembered. Variables अभी हम देखेंगे, जब हम इसके बाद हम देखेंगे variables are the different stages or the types of measurements जो वैरी करते हैं बट इंटर रिलेटेड होते हैं एक कंसेप्ट में, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशंस में। Conceptual observations are mere assumptions which are limited in a framework called conceptual framework, where some frames or boundaries are set for and the specifications are done. Then conceptual framework is interrelated concepts that are assembled together showing relevant study in specific relation. एक दूसरे से रिलेवेंस हो गया, एक फ्रेमवर्क या बाउंड्री के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनके बीच में इंटर रिलेशन होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज थियोरिटिकल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन सम और एनी थियरी दैट कंसेप्ट इज दिस इज द थियोरिटिकल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल थियोरिटिकल फ्रेमवर्क भी इसको कहते हैं या थियोरिटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं, जो किसी assumption ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड थियरी पर, जैसे नल हाइपोथेसिस एक थियरी है जो दी गई है, या उस तरह का कोई भी थियरी, स्टैब्लिश थियरीज जो हैं साइंस के फील्ड में या लिटरेचर के फील्ड में, उन थियरीज पर डिपेंडेंट जो आपका काम होगा, और उनको आप जब काम करेंगे तो उनके कंसेप्ट डिराइव करेंगे और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज थियोरिटिकल फ्रेमवर्क। देन कम्स द रिसर्च कंस्ट्रक्ट, again based on theoretical basis, but it is measurable. Concept and construct are interrelated terms. Concept is non-measurable, whereas the construct is measurable. Concept आप एक vast area decide करते हैं, जिनमें कि आप पॉइंट्स डिसाइड करते हैं जिनको आपने मेजर नहीं किया, बट कंस्ट्रक्ट आर द लिमिटेड। अगेन जैसा हमने पहले कहा, नैरोइंग आउट, शॉर्टिंग आउट करना शुरू करते हैं हम अपने रिसर्च प्रोसेस को, तो कंसेप्ट्स के बाद आएगा कंस्ट्रक्ट, जिसमें आप सैंपल्स को डिसाइड करेंगे जिन पर आपको काम करना है। सो द कंस्ट्रक्ट इज मेजरेबल and these are the building blocks of theories on basis of which the theories and tools will be decided for the phenomena. Phenomena is your research problem, which justify, define, and redefine the hypothesis and then draw the conclusion. So this is the constructional framework. आप पहले concept लेते हैं, उनमें से उनको लिमिटेड करते हैं, फिर उनको मेजरेबल बनाते हैं, फिर उन पे काम करते हैं, उन पर थियरीज डिसाइड करते हैं, टूल्स डिसाइड करते हैं, और अल्टीमेटली एक कंक्लूजन पर पहुंचने में हेल्प करे जो फ्रेमवर्क, दैट इज द कंस्ट्रक्चुअल फ्रेमवर्क। देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वेरिएबल्स, जो हजारों बार आएंगे रिसर्च के पूरे प्रोसेस के दौरान, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसा नाम बता रहा है, वेरिएबल्स मतलब ये वैरी करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेप्स ऑफ रिसर्च विच कैन बी मेजर्ड एंड विच इज वेरिएबल। सो वेरिएबल्स आर द रिलेशनशिप और द स्टेप्स जो रिसर्च के प्रोसेस के स्टेप्स को रिलेट करते हैं, मेजर किए जा सकते हैं और वैरी करते हैं। से एज हो गया, वेट हो गया, या साइंटिफिक टर्म्स में पोल्यूशन के मेजर्स हो गए, ये सारे मेजर्स वैरी करते हैं, बट एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इंटर रिलेटेड हैं। Research variables are attributes or characteristics that can change over time and you can study relationship between them. ये समय के साथ बदल सकते हैं, कभी पोल्यूशन बढ़ सकता है, किसी सीजन में किसी सीजन में घट सकता है, पर्टिकुलर कंडीशंस में अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स की का मेजरमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये एक दूसरे से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या पर्टिकुलर प्रपोजल के दौरान रिलेटेड हैं, वेरिएबल हैं,
So these are the variables. These variables are attributes or characteristics that can change over time. It can include height, weight, gender, color, quality, quantity of the individual, or of the individual की जगह of the रिसर्च प्रपोजल में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आ रहे हैं, थिंग्स आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो वेरिएबिलिटीज हैं, that are the variables which are interrelated during the proposal or the problem finding. The variables, research variable comprise independent, dependent variables. Variables बहुत तरह के हो सकते हैं, इसके बारे में पूरा एक वीडियो जरूरी है आपको जानना. Mostly, no, broadly it is told to be independent and dependent variables, which are also known as cause and effect variables. इनको cause variables and effect variables भी कहते हैं. A researcher can purposely manipulate or change the independent variables. Independent variables को आप purposely manipulate कर सकते हैं. Manipulate मतलब बनाना, आप डिसीजन लेकर के चेंज कर सकना. और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को it is not possible to change so much purposely. It can be more than one value in each research process. एक independent variables एक process में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, but dependent variable is outcome of change that occurs in the independent variable. Independent variables के दौरान जो measurements करते हैं, उनको उनका एवरेजिंग करके उनका एक फैक्ट बना करके डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया जाता है. रिसर्च वेरिएबल इंक्लूड्स मोर टाइप्स लाइक डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, ऑपरेशनल वेरिएबल्स. एज आई हैव टोल्ड यू, वेरिएबल्स बहुत तरह के होते हैं जिनके लिए अलग से देखने की जरूरत है. देन कम्स द रिसर्च प्रोपोजिशंस. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट्स. प्रोपोजिशन या प्रोपोजिशन लैंग्वेज में आप जानते हैं जो सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बनाता है, वैसे ही प्रपोजिशंस रिसर्च में कंसेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है. दीज आर द रिसर्च प्रोपोजिशंस. These are theoretical constructs such as intelligence, effort, academic achievement, and earning potentials related to each other in a nomological network. And each of this relationship is called as proposition in research proposition. A proposition is a tentative and conjectual, that is जोड़ने वाला relationship between constructs that is stated in a declarative form. An example of proposition is an increase in student intelligence can cause increase in their academic achievement. ये एक example देके समझाया हुआ है. ये सारा again you can take from your, मान लीजिए इंटेलिजेंस से रिलेटेड है प्रपोजिशन. अगर इंटेलिजेंस से रिलेटेड एकेडमिक अचीवमेंट है, उसको आप फिजिकल अचीवमेंट से नहीं जोड़ सकते हैं. दैट इज, अगर इंटेलिजेंस से रिलेटेड है तो एकेडमिक अचीवमेंट से ही उसको जोड़ना होगा. तो इस तरह से होता है प्रोपोजिशंस. दिस इज वन एग्जांपल. प्रोपोजिशंस आर जनरली डिराइव्ड बेस्ड ऑन लॉजिक, deduction, or empirical observation, that is induction. Then comes the research sources or assumptions. So now these are two terms, assumptions and hypothesis. They are the synonymous terms एक तरह से माने जाते हैं, but इनमें basic difference है. जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से डिसाइड करें कि there is a power that has created the universe, this is an assumption. इसका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है, बट हाइपोथेसिस वो थियरी है कि अर्थ पर इतना परसेंट पानी है, 97% पानी है. दिस मे बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस. ये आपके रिसर्च का हाइपोथेसिस नहीं हुआ, बट इसी तरह से जो कि आप मेजर कर सकते हैं और जिसको आप लॉजिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हैं. अगर ये आपका हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं हुआ तो उसको फिर से डिफाइन एंड रीडिफाइन करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे और एक फैक्चुअल प्रिंसिपल या थियरी स्टैब्लिश करेंगे, तो वो हो गया हाइपोथेसिस. तो assumptions एंड हाइपोथेसिस का बेसिक डिफरेंस आई थिंक आप समझ गए होंगे. Assumptions are supposed to be true on basis of logic or reasoning without proof. Research sources evidence you collect during your study that classified the primary and secondary resources. Assumptions प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज की तरह उनको कंसिडर कर सकते हैं. द प्राइमरी सोर्सेज आर फर्स्ट हैंडेड डाटा दैट यू कलेक्ट, including surveys, questionnaires, interviews, site visits, etc. Whereas secondary sources are already presented in
or published by someone, जो research literature review का part हो गया. Secondary sources range from journal articles, textbook or government websites, scientific web pages, as I have told you. Then hypothesis statement of predicted relationship. Predict करके आप एक पहले अपने दिमाग में ये बैठाते हैं, एक अगेन एक assumption करते हैं, बट वो factual relationship होता है, predicted inference होता है between two or more variables, दो या दो से ज्यादा variables के बीच में एक प्रेडिक्टेड स्टेटमेंट आता है रिसर्च स्टडी में, अनएजुकेटेड और कैलकुलेटेड गेस बाय द रिसर्चर. एक इमेजिनेशन में आपके एक अ, अ, म, इस तरह का प्रेडिक्शन आता है जिसको आप प्रैक्टिकली प्रूव करने जाएंगे. दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोपोजिशन स्टेटेड एज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. And the goal of hypothesis testing is to infer whether the corresponding proposition is valid or not. It is an assumption yet to be tested. So I think assumption hypothesis में difference आपको समझ में आया होगा. ज्यादा डिटेल के लिए हमें अलग से देखना होगा. Then comes the very important, another very important term, research operational definition. It refers to the way in which researcher defines variables under investigation. Investigating process or the techniques, methods जो आप imply करने जा रहे हैं during your research studies is commonly collectively called as operational definition. These are stated by researchers specifying how the study variables will be measured in actual research situations. जो techniques, जो methods, जो experiments, जो तरीके आप imply करने जा रहे हैं to find out the proposal statement, जो आपका प्रपोजल है उस पे जिन जिन तरीकों से आप काम करेंगे उनको कलेक्टिवली हम ऑपरेशनल डेफिनेशन कह सकते हैं. इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आएंगे. सो ऑपरेशनल डेफिनेशन अगेन रिक्वायर्स a separate study or separate video. Then comes the research methods. The operational definition का ही part हो सकता है research methods. The procedure used by researchers to analyze the data referring to research methods. So ऑपरेशनल डेफिनेशन का ही एक पार्ट हम मान सकते हैं रिसर्च मेथड्स को. वो तरीके, वो टेक्निक्स, वो प्रोसेसेस जो डिफाइंड हैं, ऑलरेडी बताए हुए हैं, उनको यूज करके आप प्रेडिक्ट करिएगा एक थ्योरी या प्रिंसिपल को, दैट इज हाइपोथेसिस, और उन प्रेडिक्शंस को डिफाइन एंड रीडिफाइन करके एक थ्योरी बनाइएगा, प्रिंसिपल बनाइएगा, सॉल्यूशन खोजिएगा प्रॉब्लम का. दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर रिसर्च. Then you can perform qualitative, quantitative research, including interviews, questionnaires, clinical trials, experiments, data analysis. ये सारे आ जाते हैं आपके research methods में. You perform quantitative research, you can conduct a clinical theory or survey. If you perform the qualitative result, you can perform through the behavior or interviewing a sample like that. Then is the research limitations and restrictions and delimitations. Limitations और restrictions. Now, जब आप काम करने जा रहे हैं तो जो weaknesses आप face कर रहे हैं, जो problems आप face कर रहे हैं, collectively उनको आप limitations या restrictions कह सकते हैं. जब मान लीजिए आपने एक method technique एक सेलेक्ट किया है, क्वेश्चनर बना करके किसी एक रिव्यू के लिए, एक सर्वे के लिए, through the interview, but you didn't get the enough sample resources, then this is the limitations. But अगर आप उसको खुद से delimitation हो गया, that is limitations को खुद से delimit कर देना. मतलब आप उसको delimit मतलब कि खोल नहीं देना, बल्कि उसको और प्रिसाइज कर देना, ताकि आप अपने अपने रिसर्चर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. एज ह्यूज नंबर है, जो कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक का एक एज आप ले लिए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो गया, जिस पे आपको सफिशिएंट फैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं. दैट इज लिमिटेशन. उसको आपने लिमिट कर दिया 20 से 40 साल, 5 से 15 साल. तो ये हो गया डिलिमिटेशन डन बाय द रिसर्चर. सो आई थिंक आपको लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस ये हो गए, लिमिटेड सीमित कर देना, और डिलिमिटेशन इसको असीमित करना आप नहीं कह सकते हैं. ये जो सीमाएं हैं, वीकनेसेस हैं, उनको कंसेप्चुअलाइज करके, उसको और जिप करके
अपने लिमिट में ले आना, अपने अंडर ले आना, रिसर्चर के लिमिट में लाना इज डिलिमिटेशंस. तो लैंग्वेज यू कैन टेक फ्रॉम हियर. देन कम्स द रिसर्च मैनिपुलेशंस, द मेथड्स, टेक्निक्स जिनको आप डाल करके अपने प्रोसेस को कर रहे हैं. मैनिपुलेशन मतलब होता है टू क्रिएट, टू डू, काम करना फैक्चुअल के बेसिस पर. दैट इज, मान लीजिए आपने इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट डन बाय द रिसर्चर इन एन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिसको आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने जिन पॉइंट्स को सोचा है, उनके बीच में रिलेशनशिप बनाना इज द मैनिपुलेशन. रिसर्चर मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स. जो दो वेरिएबल्स हैं आप जो थ्योरेटिकली आपको मिला है, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप बनाना, ट्रीट करके फैक्ट पर पहुंचने का तरीका है मैनिपुलेशन. दैट इज प्री टेस्टिंग, टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग. पहले आपने प्री ऑपरेटिव एक्सरसाइजेस किए, फिर ऑपरेशन किया अपने मेथड का, और पोस्ट टेस्टिंग, पोस्ट ऑपरेशनल, ऑपरेशन के बाद किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो रिजल्ट्स मिले, उन सब में शॉर्ट कमिंग्स आपने देखा. पहले आपने प्री टेस्टिंग की, उसमें जितने भी शॉर्ट कमिंग्स मिले उनको कवर करने की कोशिश की, फिर टेस्टिंग की, फिर पोस्ट टेस्टिंग में आप फैक्ट्स एंड फिगर्स मिले. तो इनको सबको मिला करके क्या क्या चेंजेस जरूरी हैं बाय द रिसर्चर, दैट इज कॉल्ड एज मैनिपुलेशन. आई होप कि आपको मीनिंग समझ में आया होगा. इसके भी बहुत तरीके होते हैं मैनिपुलेशन के, दैट रिक्वायर्स द डिटेल स्टडी. Then comes the research reliability, accuracy and validity. लैंग्वेज आप यहाँ से ले लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ. वैलिडिटी, आप मान लीजिए कि आप थर्मामीटर से टेम्परेचर कैलकुलेट कर रही हैं. अगर आपको टेम्परेचर सही मिलता है तो वो हो गया वैलिडिटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. सही मिलता है तो वो एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया. अगर वो आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है तो दैट इज नॉट द एक्यूरेसी. बट अगर बार बार सही मिलता है तो इसका मतलब वो थर्मामीटर रिलायबल है. सो आई होप कि आपको वैलिडिटी, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के बीच का रिलेशनशिप समझ में आया होगा. वैलिडिटी, सही कितनी एक्यूरेसी है आपके मेथड की, और रिलायबिलिटी, कितनी बार एक्यूरेसी मिली है आपके मेथड की. That is how much reliable your facts and figures are. So the reliability is the validity, accuracy and consistency. कितनी बार ये फैक्ट्स मिले आपको, कितना वैलिड है, वो आपको रिलायबिलिटी बताता है. वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट और इज इंटेंडेड टू मेजर. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी और इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप. एंड देन द वी कैन से दिस इज द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज द पायलट स्टडी. जब आपने प्लानिंग कर ली तब आप एक सैंपल स्टडी करेंगे. पूरा रिसर्च वर्क करने के पहले एक सैंपल से लेकर के वो अपना पूरा रिसर्च की जितनी जो आपने प्लानिंग की है अब तक, वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी तक जो फाइंड आउट आपने किया है, इन सब को एक छोटे सैंपल पे काम करके प्रूफ आप एक निष्कर्ष देख लेंगे कि यस दिस इज द मेथड जिससे आप अपना रिसर्च प्रपोजल या प्रॉब्लम फाइंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं प्रपोजल स्टेटमेंट पर. तो दैट इज कॉल्ड एज पायलट स्टडी. पायलट मतलब जो ड्राइव करने के लिए जो बैठा है. पायलट आप जानते हैं जब जो पूरे मेथड को, पूरे फेनोमेनन को सॉरी ड्राइव करके आगे ले जाएगा, दैट इज द पायलट. और ये पायलट स्टडी हो गया रिसर्च का, वो एक सैंपल स्टडी जिस पर आप अपना सारा जितना भी आपका थ्योरेटिकल प्लानिंग हुई है वो इम्प्लीमेंट करके आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि दैट इज फिजिबल, और देयर आर सर्टेन शॉर्ट कमिंग्स, कहाँ पर लैप्स हैं, कहाँ पर वीकनेसेस हैं, कहाँ पर लिमिटेशंस हैं, कहाँ वेरिएबल्स इंटरकनेक्ट नहीं हो रहे हैं. तो ये सारा को मिला करके जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड एज द पायलट स्टडी. It is carried out at the end of the planning phase of research in order to explore and test the research elements to make relevant modifications in research tools and methodology. जो काम आपको करना है वो कहाँ तक सही है, कहाँ और मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, कहाँ और माइनसेस की ज़रूरत है, डिडक्शंस की ज़रूरत है, कहाँ इंडक्शंस की ज़रूरत है, ये सब कुछ पायलट स्टडी से प्रूफ होता है. अगर ये पायलट स्टडी सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो दैट विल बी टोल्ड एज द रिसर्च बायस.
दैट इज बायस्ड रिजल्ट आ गया, आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है। तो इसका अगला टर्म है आपका रिसर्च बायस, वो मैं आपको थ्योरेटिकली बता दे रही हूँ कि रिसर्च बायस इज द इनडिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ योर पायलट स्टडी या टोटल स्टडी। जो आपने स्टडी किया उसका अगर इनडिफरेंट आपको सहमत नहीं है रिजल्ट से, तो दैट कैन बी बायस, दैट कैन बी सेड एज द research bias. The piloting is the beginning, not the entire study. And pilot study is a sample study on basis of which methods can be accepted or can be improvised or can be changed. And the next is the research bias. It is a research terminology that says inaccuracy or diversion. This is the inaccuracy. Actually, bias result is the inaccuracy or diversion from the truth or assumptions of your research. I hope कि आपको research bias का मतलब क्या है वो समझ में आ गया होगा। बाकी टर्म्स आप यहाँ सिस्टमेटिक डिफरेंसेस इन ग्रुप दैट यू कंपेयर वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस हो सकते हैं। परफॉर्मेंस बायस, ये मे बी परफॉर्मेंस बायस मे बी अगेन बायस मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप, जिसमें एक है परफॉर्मेंस बायस व्हेन डिस्पैरिटीज अमंग रैंडमाइज्ड ग्रुप, आपने रैंडमली स्टडी किया और उन रैंडम ग्रुप्स में डिस्पैरिटीज आई हैं, तो intervention or intervention you are using accidentally introduced which ultimately disrupts studies outcomes. किसी भी वजह से studies में जो बाधा आए, indifferent results मिले, that are the research bias. Then last but not the least is the research ethics. One of the most important research component depends upon the ethics. हर काम को साइंटिफिकली कंप्लीट करने के लिए, सिस्टमेटिकली कंप्लीट करने के लिए उसके एथिकल व्यू को देखना बहुत जरूरी है। एथिक्स इन रिसर्च इज इंपॉर्टेंट सो दैट नो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट कैन ऑकर। कहीं पर भी आपका नॉन एथिकल कोई मूवमेंट नहीं हो, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एथिक रेफर्स टू प्रिंसिपल्स दैट गवर्न रिसर्चेज टू कैरी आउट ह्यूमन फोकस्ड रिसर्च। एथिक्स ज्यादातर ह्यूमन फोकस्ड होता है, बट हमेशा ह्यूमन फोकस्ड ही हो जरूरी नहीं है। कोई भी चीज जो अनएथिकल हो, जो नॉन मोरल हो, मोरल मोरालिटी को इंटरवेन करता हो, उसको अवॉइड करने की कोशिश की जानी चाहिए। दैट इज द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च। इट इंक्लूड्स नेसेसिटी टू गेट ईच वन पर्सन और इन जनरल आई शुड से पूरा ह्यूमन वर्ल्ड में जो भी पार्ट्स हैं नेचर के, उनके एग्रीमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेचर के बहुत सारे पार्ट्स अपना एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट बता नहीं सकते हैं, बट एथिक्स सेज कि यू मस्ट अंडरस्टैंड in all situations the manner in which you acquire, analyze and use data must be ethical and compliant with ethical standard. That is the research ethics. And lastly, the conclusion. To conclude, it is critical to understand all research terminologies commonly used in research. और ये तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंक्लूजन है, बट कंक्लूजन आपके रिसर्च प्रोसेस का होगा जब आप एथिक्स लिखेंगे, जब आप थीसिस लिखेंगे, सॉरी, तो उसका एक एलाबोरेटेड कंक्लूजन होगा दैट विल बी वेरी मच रिजेंबलिंग टू द एब्स्ट्रैक्ट, जिसको शुरू में प्रेजेंट किया जाता है। बट ऑफ कोर्स फॉर एवरी रिसर्च वर्क there should be a concluding paragraph with the detail, the expectations in future. So I think this will be helpful to you to understand the research process, research working. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकली रिसर्च के प्रोसेस में जाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। So do like, share and subscribe the channel. See the description box for the missing parts in my video, and press the bell icon to get the notifications of the upcoming videos. Use the headphones or the earphones to listen more, to increase the audibility of the video. Thank you.